हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम करेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चंस। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इस चैप्टर का जो टिश्यूज वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था कि जो अलग अलग टाइप के प्लांट टिश्यूज हैं, मेरिस्टेम, परमानेंट, परमानेंट में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिंपल में अगेन पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। सभी को हमने डिटेल में समझा भी और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पर हमने की थी। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इफ यू रिमेंबर तो वो ये था जिसमें कि हमने फ्लोएम के कंपोनेंट से रिलेटेड डिस्कशन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, दैट इज ऑल, ये एक असर्शन रीजन टाइप मतलब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, सॉरी। इसमें आपको बोला है ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। तो पहले मैं आपको एक बार टिश्यू सिस्टम का एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। अगर हम टिश्यू सिस्टम की बात करें तो किसी भी प्लांट में बच्चों जस्ट अ मिनट, किसी भी प्लांट में तीन तरह का टिश्यू सिस्टम होता है। कैसे? मैंने आपको कल इमेजिन करवाया था कि मान लो ये एक प्लांट है और ये इसका रूट सिस्टम है और ये इसका शूट सिस्टम है। तो ये तो हमें बाहर से दिख रहा है, बट अगर हम इंटरनली देखें बच्चों, तो इंटरनली आपको क्या दिखेगा? इंटरनली आपको अलग अलग टिश्यूज की लेयर्स दिखेंगी। जैसे सबसे पहले आपको जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है ना, चाहे वो शूट की है, चाहे वो रूट की है, चाहे वो किसी ब्रांच की है, लीफ की जो आउटर मोस्ट लेयर है जो विजिबल है आपको, उसको प्लांट्स में जनरली एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे हमारे में आउटर मोस्ट लेयर स्किन है, वैसे ही प्लांट्स में ये आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है एपिडर्मिस। अब बट ऑब्वियस जो आउटर मोस्ट लेयर है एक प्लांट की, वो डेड सेल्स की तो बनी नहीं होगी। अभी हम सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली एक प्लांट की बात कर रहे हैं। तो ये जो एपिडर्मिस की लेयर है, ये एपिडर्मिस किसकी बनी होती है? यूजुअली ये बनी होती है पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा की सेल्स लगातार इलोंगेटेड वे में अरेंज हैं और उन्होंने एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बनाकर उस पार्ट को कवर कर रखा है। इसी लेयर को आप क्या कह देंगे? एपिडर्मिस। यहाँ पर एक खास बात हमें ध्यान रखनी होती है कि जैसे हमारी स्किन में हम बोलते हैं ना कि सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड रहती हैं, बीच बीच में उनके गैप थोड़ी ना होना चाहिए। गैप हुआ तो फिर उससे पैथोजेंस अंदर घुस जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही प्लांट में भी जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो बिल्कुल पास पास रहती हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखो लिखा भी है कि इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विच फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी एपिडर्मिस की लेयर को देखेंगे तो वहां आपको इस तरह से सेल्स का अरेंजमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, वो ये कि यूजुअली पैरेन्काइमा में हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जो सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती है क्योंकि वो एक सॉफ्ट टिश्यू है। बट यहाँ पर एपिडर्मिस में चाहे से सेल्स पैरेन्काइमेटस हैं, बट स्टिल उनमें कोई आईसीएस इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है जिसको प्लांट के प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है, बट हाँ कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, जैसे बरगद वगैरह में जो पत्ती होती है, फाइकस की लीफ होती है, वहां पर कई बार मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस बन जाती है और भी कुछ केसेस में बनती है, अदरवाइज सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ना हर लेयर के, हर टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए हैं। सारे डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली हूँ अभी मैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है चैनल पे। मैं अपने हर सेशन में तुम्हें कहती हूँ कि जिसको भी एनसीईआरटी से अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं वो मेरी जो सीरीज है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, उसके लेक्चर्स जरूर देखें। मेरे पास डेली बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम ये लेक्चर्स देखकर हमें बहुत बेनिफिट हुआ, हमें इतने अच्छे से एनसीईआरटी पहले कभी समझ नहीं आई। ठीक है, ये बच्चों ने मुझे बताया है। तो आई वुड सजेस्ट कि जिसने नहीं देखे हैं वो एक बार प्लीज लेक्चर्स देखो, जिससे तुम्हें देखना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको कह रही थी कि किसी भी प्लांट में जो आउटर मोस्ट कवरिंग्स होती हैं वो होती है एपिडर्मिस। उस एपिडर्मिस पे हो सकता है स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकता है उस एपिडर्मिस पे रूट हेयर हो, स्टेम पे भी कई बार हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ है तो वहां स्टोमेटा होते हैं, या उसको कवर करती हुई एक वैक्स की क्यूटिकल नाम की लेयर होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना जो एपिडर्मिस से रिलेटेड है एंड एपिडर्मिस, इस पूरे को बोलते हैं प्लांट का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, जिसमें आपको समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं। उसी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में आपको एनसीईआरटी में बताया हुआ है। इसी में आपको स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर भी दिया है। पहले जब आपके ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर था तो वहां पर स्टोमेटा का मूवमेंट मैकेनिज्म भी था कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। अब वो पार्ट हट गया है, बट आपको यहीं पर जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो स्टोमेटा का तब इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, यू ऑल नो आई थिंक कि स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, खाली स्पेस होता है, लेंथ शेप पोर्स होते हैं जनरली, जो दो गार्ड सेल्स के मिलने से बनते हैं, है ना। ये दोनों गार्ड सेल्स क्या करती हैं? स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करने का काम करती हैं। एंड यू नो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं तुम्हें कि जब तुम प्लांट के किसी भी पार्ट को देखते हो, रूट को छोड़ दो एक बार, कोई स्टेम की ब्रांच देखते हो
या कोई लीफ देखते हो तो तुम्हें वो ग्रीन दिखता है, तो हमें यही लगेगा कि यार जो सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस जो अभी मैंने ड्रॉ की थी उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, वो ग्रीन कलर की ही सेल्स की बनी होगी, बट नहीं, एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता बच्चों। एपिडर्मिस ट्रांसपेरेंट होती है। कभी आप लीफ को ऐसे टीयर करके देखना तो आपको एक पतली सी झिल्ली मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखेगा, वो उसकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस कभी भी ग्रीन नहीं होती है। एपिडर्मल सेल्स में नेचर ने क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाया है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसके अंदर वाले टिश्यू में है, और क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है तो आपको प्लांट ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। सो यूजुअली जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये बात यहाँ क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये एक तरह से ना तुम्हें एपिडर्मिस दिखाई है। जैसे लीफ को आप ऐसे पकड़ रहे हो, मान लो ये लीफ का सरफेस है, तो उस सरफेस को तुम्हें ऐसे दिखाया है, ठीक है। अब एपिडर्मिस का सेक्शन निकाल के सिर्फ एपिडर्मल सेल्स दिख रही हैं, तो ये जो तुम्हें सारी सेल्स दिख रही है ना चारों तरफ, ये सब एपिडर्मल सेल्स हैं बच्चों, पूरी लीफ में बिछी हुई हैं सेल्स, है ना। और उनके बीच बीच में कहीं कहीं पर ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिसे तुम कहते हो स्टोमेटल एपरेटस। तो इस स्टोमेटल एपरेटस में 3 चीजें आपको याद रखनी है जो कि नीट में लेबलिंग पूछी जाती है। कौन सी 3 चीजें? सबसे सेंटर में जो पोर तुम्हें दिख रहा है वो तो स्टोमेटा है। स्टोमेटा इज नथिंग बट अ टाइनी पोर, ठीक है। इस पोर, ये पोर क्यों बना? जब 2 गार्ड सेल्स ने इनको घेरा हुआ है। यूजुअली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो गार्ड सेल्स हैं वो बीन शेप्ड होती हैं, ये भी ध्यान रखना। बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होती हैं डाइकॉट्स में, किसमें? डाइकॉट्स में। लेकिन अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें ना बच्चों, जैसे ये ग्रास का स्टोमेटा दिखाया है तुमको, अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट्स में देखो गार्ड सेल्स जो हैं वो डंबल शेप्ड हैं। एक्सरसाइज करने के डंबल्स होते हैं ना, डंबल शेप्ड है, यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ जिससे आप क्वेश्चन कर सको। स्टोमेटल पोर हो गया, उसको घेरे हुए गार्ड सेल्स हो गई, इधर बीन शेप्ड और डंबल शेप्ड। और फिर ये जो तुम्हें कुछ ग्रीन कलर की स्पेशल सेल्स दिख रही है, कि मतलब ग्रीन कलर से बनाई है इन्होंने, होती ग्रीन नहीं, ये जो सेल्स दिख रही हैं यहाँ भी दिख रही है, स्पेशल अलग ही शेप की सेल्स हैं, यहाँ पर भी अलग ही शेप की सेल्स हैं, ये है सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स सिर्फ इसलिए, सब्सिडियरी वर्ड का मतलब होता है एक तरह से अगेन कंपेनियन, साथी, कि जब ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन क्लोज करती है ना तो उस मैकेनिज्म में सब्सिडियरी सेल्स इनको वाटर वगैरह सप्लाई करती हैं, तो इसलिए सब्सिडियरी सेल्स उनको हेल्प कर रही हैं, तो वो उनकी सबसाइड, उनको हेल्प करने के लिए प्रेजेंट है, मतलब वो वाला सबसाइड नहीं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सब्सिडियरी और एसेसरी सेल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो तीनों सेल्स हैं ये मिलकर क्या बनाती है? स्टोमेटल एपरेटस। और ये जो आपको दिख रही है उसके बाद वो सब क्या है? एपिडर्मल। वैसे तो ये भी एपिडर्मल सेल्स है, सब्सिडियरी सेल भी क्या है? एक तरह की एपिडर्मल सेल्स ही है, बस ये थोड़ी सी मॉडिफाई हो रखी है, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा इसमें भी सेम कहानी है, ये बाहर जो दिख रही है वो एपिडर्मल सेल्स है। अब इस डायग्राम को तुमने तो सब कुछ ही ग्रीन बनाया है, तो अगेन हमें लगता है कि यार एपिडर्मल सेल्स ग्रीन ही होती हैं, बट नहीं, एपिडर्मल सेल्स कभी भी ग्रीन नहीं होती हैं सिवाय गार्ड सेल्स के। गार्ड सेल्स ऐसी सेल्स हैं बच्चों जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आपको बहुत इजीली दिख नहीं रहे होंगे, आप अपने, मैं कहूंगी आप अपने बुक में ड्रॉ कर लेना इनको ग्रीन कलर से। ये जो ग्रीन डॉट्स है ना, ठीक है, ये ग्रीन डॉट्स क्लोरोप्लास्ट है। गार्ड सेल्स भी एक तरह की एपिडर्मल सेल्स ही हैं, बट दे आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अदरवाइज किसी भी, ना सब्सिडियरी में ना एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, इनमें से किसी में भी नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। क्लियर है क्या? समझ में आ गया आपको ये स्ट्रक्चर? तो कोई भी लेबलिंग, और हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना बच्चों, यहीं पर लेबल कर दो कि किसी भी गार्ड सेल में अगर हम देखें तो जो इसकी आउटर वॉल है, जो गार्ड सेल्स की आउटर वॉल है ना, वो तो होती है हमेशा थिन, और जो इनर वॉल है, दिख रही है आपको डार्क कर रखी है, जो इनर वॉल है ये होती है काफी थिक। इससे इनको ओपनिंग एंड क्लोजिंग के मैकेनिज्म में हेल्प मिलती है, मतलब इन्होंने अपना मोटापा अंदर छुपा के रखा है, ठीक है। इनकी जो मोटी वॉल है वो अंदर की तरफ है और जो पतली वॉल है वो बाहर की तरफ है। क्लियर? ठीक है। डंबल शेप में भी अब अंदर बाहर क्या होगा, ये वाली अंदर वाली वॉल मानी जाएगी, तो ये थिक है और ये बाहर वाली थिन है, ये थिकेंड है और ये बाहर वाली थिन है, ठीक है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको स्टोमेटल एपरेटस में ध्यान रखने हैं। क्लियर? हटा दूं ये। एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत रूट हेयर, ट्राइकोम सबके बारे में दे रखा है, विच यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। तो ये तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हुआ। अब इस ये जो मैं तुम्हें प्लांट इमेजिन करवा रही हूँ इसमें तुम्हें समझ में आ गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहाँ होगा। अभी हम इंटरनली तो गए नहीं प्लांट में। अब अगर हम प्लांट के किसी भी पार्ट का सेक्शन लें, रूट का लें
या स्टेम का लें या लीफ का लें, तो आपको अंदर और लेयर्स मिलेंगी। जैसे ये एपिडर्मिस है, मान लो इस पूरी लेयर को मैं निकाल दूं तो मुझे अंदर एक नेक्स्ट लेयर मिलेगी, फिर उसको हटा दूं एक और लेयर मिलेगी, फिर उसको हटा दूं एक और। ऐसे प्लांट ना ऐसे ऐसे करके लेयर्स सेल्स की बनती गई और प्लांट पूरा बनता गया। तो ये जो अंदर की सारी लेयर्स हैं, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इसका ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड मतलब उसकी भराई करने वाला, उसका बेसिक यूनिवर्सल टिश्यू। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ग्राउंड टिश्यू, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो पिथ, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वो सब इसका पार्ट है। ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। एंड जब आप बिल्कुल प्लांट के सेंटर में पहुंच जाओगे ना, तो वहां पर आपको कुछ पाइप्स दिखेंगे जो कि फूड एंड वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए हैं, जिनकी बात हमने कल की थी, जो कि जाइलम और फ्लोएम कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम वाले पार्ट को कहते हैं बच्चों वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो किसी भी प्लांट की बॉडी में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स, एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव। ऐसे ही प्लांट में टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए टाइप्स तो हम पढ़ चुके हैं, मेरिस्टम, परमानेंट वगैरह, बट वो टिश्यूज अरेंज कैसे हैं उसको समझने के लिए सबसे बाहर आपको मिलेगी एपिडर्मिस की लेयर, वो पैरेन्काइमा की बनी होगी। सबसे बीच में आपको अंदर की तरफ मिलेंगे जाइलम फ्लोएम के पाइप्स, वो हो गया उनका वैस्कुलर टिश्यू, जो कि क्या है, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। और इसके अलावा जितनी भी लेयर्स हैं वो सब बनाएंगी प्लांट का ग्राउंड टिश्यू, जिसमें पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों आपको मिलेंगे अलग अलग तरह से। कहीं पे पैरेन्काइमा होगा, कहीं कॉलन होगा, कहीं पर स्क्लेरन होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या किस तरह से ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आपकी एनसीईआरटी में तीनों टिश्यूज के बारे में पहले तो एक आपको बताया है, ये सब मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि है ना, वैस्कुलर टिश्यू रेडियल फॉर्म में अरेंज हो सकता है, या वैस्कुलर टिश्यू कॉन्जॉइंट हो सकता है। अच्छा, कॉन्जॉइंट में भी देखो, ये दोनों कॉन्जॉइंट है, ये जो दोनों डायग्राम है, दोनों कॉन्जॉइंट के ही डायग्राम है बच्चों, जिसमें जाइलम फ्लोएम आपस में जुड़ा हुआ है। कल बताया था ना, स्टेम में होता है कॉन्जॉइंट, स्टेम एंड लीव्स दोनों में कॉन्जॉइंट होता है। और रेडियल, आर फॉर रूट्स, हमेशा रूट्स में रेडियल होता है। तो कॉन्जॉइंट में हमेशा ध्यान रखना कि अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको कोई एडिशनल लेयर नहीं मिल रही है, तब तो ये क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको दिख रही है एक एडिशनल लेयर ऑफ सेल्स, कैम्बियम, कल पढ़ा था हमने, मैरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर है, सेकेंडरी लैटरल मैरिस्टम, अगर ये लेयर प्रेजेंट है तो ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। क्यों ओपन? क्योंकि ये आगे जाकर कई सालों बाद जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करेगा तो इसकी सेल्स डिवाइड करेंगी, नया जाइलम, नया फ्लोएम बनाएंगी, नए टिश्यूज बनाएंगी प्लांट में, सेकेंडरी टिश्यूज। तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल को कहते हैं ओपन, यानी इट्स ओपन फॉर फर्दर ग्रोथ। जबकि यहाँ आप कोई ग्रोथ का स्कोप नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिर्फ परमानेंट टिश्यू का बना है। इट इज क्लोज वैस्कुलर बंडल। एंड इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको होगी ही कि क्लोज वैस्कुलर बंडल आपको मिलेंगे मोनोकॉट्स में, क्योंकि मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते, जबकि ओपन वैस्कुलर बंडल आपको मिलेंगे डाइकॉट्स में, क्योंकि डाइकॉट्स ही सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, लीफ में कभी नहीं होते ओपन वाले। लीफ में कभी आपने देखा है वुडी ग्रोथ होते हुए? तो लीफ में हमेशा क्लोज ही होगा, बट ऑब्वियस स्टेम में अगर मोनोकॉट है तो क्लोज, डाइकॉट है तो ओपन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द बेसिक ऑफ टिश्यू सिस्टम। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, तुमसे फटाफट क्वेश्चन होंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर है, एंड वैस्कुलर बंडल, जो पाइपलाइंस हैं, इसके अलावा जो भी बचा वो ग्राउंड टिश्यू है क्या? बिल्कुल ठीक है। पर आगे इन्होंने कह दिया ग्राउंड टिश्यू के लिए इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये गलत है, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम तो वैस्कुलर बंडल में होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? करेक्ट। सेकंड क्या है? इनकरेक्ट। ऑप्शन बी। नाउ विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? ठीक है भाई, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। एपिडर्मल सेल्स अभी ड्रॉ की थी, हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वैक्यूल। ये आप अंदाजा कैसे लगाओगे? क्योंकि हमें पता है एपिडर्मिस बनी है पैरेन्काइमा की, और कल हमने पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देखा था। उसमें पैरेन्काइमा में मैंने आपको बताया था कि चाहे पैरेन हो चाहे कॉलन हो, दोनों में ही, इन दोनों में ही लार्ज वैक्यूल होती हैं। तो अगर लार्ज वैक्यूल है तो बट ऑब्वियस साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाएगा? पेरीफेरी पर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, लार्ज वैक्यूल है। क्यों है बच्चों ऐसा? क्यों है वैक्यूल दोनों में? क्योंकि वैक्यूल का काम है प्लांट्स में फूड स्टोर करना, और मेनली प्लांट में पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा को फूड स्टोरेज करना है। तो फोटोसिंथेसिस करना है। अगर ग्रीन है तो, ग्रीन नहीं है या ग्रीन है भी तो भी इन्हें
अब देखो ना, प्लांट मैक्सिमम काम करता ही क्या है, हमारे जितने थोड़ा एक्टिविटीज करता है, प्लांट बस खाना बनाता रहता है और उसे अपने अंदर स्टोर करता रहता है, प्लस ऑक्सीजन जनरेट करता है जिससे हमें मिले, CO2 लेता है। तो कुछ बेसिक से ही तो फंक्शंस हैं प्लांट के। तो इसलिए प्लांट में जो बेसिक टिश्यू है ना, मेन पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, जो पूरा ग्राउंड टिश्यू बना रहा है, उसका काम है, उसमें आपको बड़ी वैक्यूल्स मिलेंगी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये कह रहा है कि भाई क्योंकि ये पैरेन्काइमा है तो ये बात सही है क्या? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, क्यूटिकल लेयर इज एब्सेंट इन रूट्स। अब ये तुम लॉजिक लगाओ, वैसे एनसीईआरटी में भी दिया है। क्यूटिकल क्या होता है पता है? अभी बताया मैंने कि ये वैक्स की, क्यूटिन की बनी एक लेयर होती है। एंड डू रिमेंबर, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लिग्निन जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, बिल्कुल वैसे ही हमेशा ध्यान रखना कि जो क्यूटिकल है बच्चों, ये भी वाटर के लिए इम्परमिएबल है। नेचर ने देखा कि यार प्लांट तो पूरा का पूरा हमेशा धूप में रहता है, हमेशा सनलाइट में रहता है। ठीक है, सनलाइट उसे जरूरी है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस तो कैसे करेगा वरना। लेकिन इससे एक लॉस हो रहा था, अगर हम पूरे दिन धूप में रह के जबरदस्त मेहनत करेंगे तो हमें बहुत पसीना आएगा और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी बार बार। तो प्लांट्स भी, जो पूरा प्लांट का शूट सिस्टम है, लीव्स हैं, ब्रांचेस है, स्टेम है, वो हमेशा सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं। तो उनका वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन करता रहता है। अब इतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन अगर प्लांट करेगा तो इतना वाटर कहाँ से लाएगा एब्जॉर्ब करने के लिए? दैट्स वाई नेचर ने क्या किया, जो प्लांट का पूरा एरियल पार्ट है, शूट है, स्टेम की ब्रांचेस हैं, लीफ है, उन सब पे क्यूटिकल की लेयर चढ़ा दी। क्योंकि क्यूटिकल एक वैक्स की लेयर है जो वाटर का एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन नहीं होने देगी। तो फिर आप कहोगे मैम फिर ट्रांसपिरेशन कहाँ से करेंगे? अगर सब कुछ ही क्यूटिकल से कवर कर दिया फिर ट्रांसपिरेशन तो हो ही नहीं सकता। ये क्यूटिकल एब्सेंट होती है जस्ट स्टोमेटा के ऊपर। आपने कभी लीफ की एनाटॉमी को ध्यान से देखा है? ये देखो, सब कुछ हमारे नोटिस करने के ऊपर है, हम कितना ध्यान से और कितना लॉजिकली चीजों को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये जो पिंक कलर से तो उन्होंने एपिडर्मल सेल्स बनाई हैं, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर तुम्हें दिख रही है, ये क्यूटिकल है। तो जहां पर भी स्टोमेटा है ना, देखो ये स्टोमेटा है, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, वहां पर क्यूटिकल नहीं बनाया। तो स्टोमेटा जहां जहां पे स्टोमेटा होंगे वहां वहां पर क्यूटिकल नहीं होगी। एंड बहुत सारे थाउजेंड्स में, बहुत मतलब मेनी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टोमेटा होते हैं, वहां वहां पर क्यूटिकल नहीं होती। बाकी सब जगह क्यूटिकल लगा दी जिससे अननेसेसरी इन सेल्स से वाटर इवेपोरेट ना हो। तो क्या ये क्यूटिकल की लेयर रूट सिस्टम में होनी चाहिए? अगर रूट्स पे आप क्यूटिकल चढ़ा दोगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगी वो? तो क्यूटिकल कभी भी रूट्स पर नहीं होती, और जिन पार्ट्स को ट्रांसपिरेशन करना है जैसे स्टोमेटा वगैरह, वहां पर भी नहीं होती। ठीक है, तो ये लेयर, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूट हेयर की अगर हम बात करें तो रूट हेयर यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है क्या? कभी ध्यान दिया है कि अपनी एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट पर रूट हेयर के बारे में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में डिटेल में दिया है? जरा देखो, जाओ वापस देखो। जैसे मुझे जोर नहीं आ रहा ना बार बार पेजेस को ऊपर नीचे करने में, से तुम्हें भी नहीं आना चाहिए। मैंने देखा है जब बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो उनको याद तो आ रहा होता है कि हाँ यार ऐसा कुछ हमने कहीं पढ़ा था, बट इतना जोर आता है, तुमको इतना आलस आता है कि एनसीईआरटी अपने सामने रखी है फिर भी उसको उठा के खोल के चैप्टर को देखने की जहमत नहीं उठाते हो। ये गलत है। आप जितना ज्यादा चीजों को बार बार एनसीईआरटी में देखोगे ना उतना तुम्हारी एनसीईआरटी पे पकड़ बनेगी। बिल्कुल आलस छोड़ दो और आप जितना हो सके जब जैसे कोई पॉइंट आता है उसको एनसीईआरटी में देखो, तब फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी। ठीक है, तो ये देखो, अगर हम यहाँ पर रूट हेयर की बात करें बच्चों तो क्लियर कट लिखा है, दे आर यूनिसेल्यूलर एलोंगेशंस। यानी अगर ये मान लो रूट है, ठीक है, ये रूट है और ये रूट की एपिडर्मिस वाली लेयर है, पूरे पर होगी, मैंने सिर्फ ऊपर बनाई है। तो मान लो ये मेरिस्टम जोन, ये एलोंगेशन जोन और ये मैचुरेशन जोन। तो मैचुरेशन जोन में इसी एपिडर्मल सेल से एक इस तरह का सिंगल सेल्ड एलोंगेशन निकलेगा और इस सिंगल सेल्ड एलोंगेशन को ही आप क्या कहते हैं बच्चों? रूट हेयर। ठीक है, तो यस, रूट हेयर यूनिसेल्युलर होते हैं, एपिडर्मल सेल से निकलते हैं। फंक्शन सबको पता है, किस जोन में होते हैं? सिर्फ मैचुरेशन जोन में होते हैं। ठीक है, क्लियर। यहीं पर साथ में अगर तुमने रूट हेयर रिवाइज किया है तो ट्राइकोम भी रिवाइज कर लो। व्हाट इज ट्राइकोम? ट्राइकोम कहते हैं हेयरी स्ट्रक्चर ऑन स्टेम। स्टेम पे अगर एपिडर्मल हेयर्स हैं तो फिर आप उसे कहेंगे ट्राइकोम। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राइकोम यूजुअली मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यानी अगर मैं किसी स्टेम का, मान लो ये कोई ब्रांच है, ठीक है, ये कोई इसकी एपिडर्मल सेल है और पहले ब्रांच बना देते हैं, है ना, ये एपिडर्मल सेल है, तो ट्राइकोम कैसा होगा? ट्राइकोम ना ऐसे ब्रांच्ड होता है और मल्टी सेल्यूलर होता है, ऐसे मल्टी सेल्यूलर होता है, जबकि रूट हेयर कैसा था? यूनिसेल्यूलर।
ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे ड्रॉ कर करके पढ़ोगे ना बच्चों तो दिमाग में चीजें बैठी रहेंगी। बस ऐसे रीड कर रहे हो स्टोरी की तरह तो कैसे कोरिलेट करेगा तुम्हारा ब्रेन। ठीक है, सो ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, कई बार अनब्रांच्ड भी होते हैं। जब आप इनको छू के देखोगे तो कई बार सॉफ्ट हेयर भी होते हैं और कई बार आप स्टेम पे देखना स्टिफ हेयर भी होते हैं। ठीक है, और क्यों है ट्राइकोम? रूट हेयर का फंक्शन तो हम सबको पता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, बट स्टेम पर हेयर क्या कर रहे हैं? स्टेम को तो कोई वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करना, स्टेम पर ये हेयर क्या करते हैं बच्चों, या तो इनके अंदर कुछ तरह तरह के प्रोडक्ट्स भरे रहते हैं जिनको ये सिक्रीट करते रहते हैं, सिक्रीशंस का काम करते हैं, और या फिर देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो क्यूटिकल वाला फंक्शन हुआ ना। अगर ये सेल के ऊपर इतना बड़ा सा ट्राइकोम लगा हुआ है, होते छोटे छोटे हैं, जिस समझने के लिए बता रही हूँ, तो अब वो सेल सीधा सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं है ना, या यूं समझ लो स्टेम की ब्रांच है और पूरी ब्रांच पे बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो जो सेल्स हैं अंदर एपिडर्मल सेल्स, अब वो सीधा सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं है ना, थोड़ा सा तो उनके ऊपर एक कवरिंग आई गई, तो इसलिए ये ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक क्यूटिकल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रूट हेयर एंड स्टेम हेयर। तो यहां तुमसे बोला है कि भाई जो रूट हेयर है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, जबकि स्टेम हेयर यानी ट्राइकोम मल्टीसेल्युलर होते हैं। ट्राइकोम ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट या स्टिफ हो सकते हैं, एंड ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं। अगर अभी हमने नहीं पढ़ा होता एनसीईआरटी से तो हम यहाँ उलझ जाते, मुझे लगता है ट्राइकोम का ट्रांसपिरेशन से क्या रिलेशन है, बट नाउ वी नो। गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होती हैं, ऐसे नहीं जल्दीबाजी में हाँ बीन शेप्ड होती है, पढ़ा है हमने, आगे देखा ही नहीं, मोनोकॉर्ड्स लिखा है, यहाँ डाइकॉर्ड्स होना चाहिए था। मोनोकॉर्ड्स में तो डंबल शेप्ड होती हैं, तो ये गलत है, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, तो आप ई वाला यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है, कई बार ना तुम क्वेश्चंस करते हो तो हाथ में पेन पेंसिल नहीं रखते, बस ऐसे ही पढ़ रहे हो, अच्छा हाँ दिमाग में ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। जब यहाँ तक पहुंचते हो तब तक ये भूल जाते हो क्या ट्रू था क्या फॉल्स था। ऐसे कभी नहीं पढ़ाई होती। पढ़ाई करने का हमेशा नियम है, मतलब बिना पेन पेंसिल हाथ में लिए पढ़ना इज जस्ट लाइक कि आप लड़ने जा रहे हो बिना अपने हथियार लिए, तो फिर आपको ही कोई ना कोई नुकसान होने वाला है। ये पेन पेंसिल आपके टूल्स हैं जो आपको पढ़ने में हेल्प करेंगे, इनके बिना पढ़ना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। आप खुद को या अपने पेरेंट्स को बुद्धू बना रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ इज यूजुअली सीन इन डाइकॉट स्टेम। अब कुछ बच्चों को मैंने देखा है मैम सेकेंडरी ग्रोथ पे क्वेश्चन कैसे आ गया, सेकेंडरी ग्रोथ तो सिलेबस से हट गया ना। अरे भाई, तो सिलेबस से हट गया इसका मतलब ये है कि उसकी डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी अब आपसे, सैप वर्ड और हार्ट वर्ड और उसमें बहुत सारी चीजें होती थी वो नहीं पूछी जाएंगी, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं होगी सेकेंडरी ग्रोथ की। इतना तो इस चैप्टर में सीखते ही हैं हम, अभी अभी बताया था मैंने तुमको कि कैम्बियम होगा, उसकी वजह से आगे सेकेंडरी टिश्यू बनेगा, तो बस वही पूछा है कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में दिखेगी। बिल्कुल, पीपल, बरगद, मैंगो, नीम, अशोका, कोई भी ट्री देख लो, सब में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, डाइकॉट स्टेम हैज ओपन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स। तो मुझे बताओ क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? अगर मैं तुमसे कहूं कि डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बताओ क्यों, तो तुम यही तो कहोगे क्योंकि मैम उनके पास कैम्बियम होता है। कैम्बियम का मतलब उनके पास उनके वैस्कुलर बंडल के जाइलम फ्लोएम के बीच में एक लेयर होती है कैम्बियम की, जिसकी वजह से उसको ओपन कॉन्जॉइंट बंडल कहते हैं। तो यस, ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थोड़ा इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सीधा सीधा नहीं लिखा इन्होंने कैम्बियम के बारे में, बट अगर ओपन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल लिख दिया है तो उसका मतलब यही है कि उसमें कैम्बियम है, सो दे कैन डू सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। हालांकि आई एग्री कि इस तरह के क्वेश्चंस में ना कई बार एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ परसेप्शन क्या है वो कई बार मैटर कर जाता है कि वो इस चीज को ऐसे कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं, बट ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है नीट में जिसमें है ना 2 आंसर्स पॉसिबल हैं, तो जब चैलेंज किया जाता है तो या तो एनटीए दोनों आंसर्स को मान लेता है, और अगर लॉजिकली एक ही सही है तो ही फिर वो एक को मानेगा। ठीक है, तो इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें जो अपने लॉजिक से सही लग रहा है तुम्हें वही टिक करके आना है, छोड़ के नहीं आना उस क्वेश्चन को। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में अगर मान लो दोनों आंसर सही होते हैं तो उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने इन दोनों में से कोई एक टिक किया है। ठीक है, सो आपको जो कंफ्यूजन है उसमें से एक ऑप्शन तो टिक करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट, सॉरी, ठीक है, किस पर है ये, पढ़ते हैं। द थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स
रनिंग फ्रॉम वन सेल टू अदर इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। अच्छा, प्लाज्मोडेस्मेटा इस चैप्टर में नहीं है, बट सेल चैप्टर में हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं कि प्लांट सेल्स में अगर ये एक प्लांट सेल है और ये दूसरी प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो इसके साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहता है, तो ये एक तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो हैं इनके बीच में, ये जंक्शंस को ही तो आप प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हो। तो ये बिल्कुल ठीक बात है बच्चों कि the thread-like cytoplasmic strand running from one cell to other is known as plasmodesmata. Xylem and phloem constitute the vascular bundle of the stem. Yes, stem क्या, किसी का भी vascular bundle होगा, xylem phloem से बना होगा. The first form xylem elements is described as metaxylem. अब कल वाले सेशन में बहुत अच्छे से प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम समझाया था. प्रोटो यानी इनिशियली जो शुरू में जाइलम बनता है वो प्रोटोजाइलम, जबकि ये कह रहे हैं वो मेटाजाइलम है, तो ये गलत है. रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर मेनली फाउंड इन द लीव्स, गलत. आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स, ठीक है. तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें बताना है कौन से रॉन्ग है, नीचे रॉन्ग लिखा है तो सी एंड डी, अच्छा ट्रू भी बता सकते हैं, दोनों बताना है. तो ए एंड बी, ए एंड बी ट्रू, सी एंड डी रॉन्ग, ऑप्शन डी, ठीक है. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट्स दिए हैं अगेन आपको. डाइकॉट रूट की अगर हम बात करें, रूट, ठीक है. अभी अब डाइकॉट रूट और स्टेम में जब वैस्कुलर बंडल देख रहे हो तो डाइकॉट मोनोकॉट देखने की खास जरूरत नहीं है. अगर हम रूट की बात करें तो वैस्कुलर बंडल कोलेटरल एंड एंडाक होते हैं. ये कोलेटरल भी वैस्कुलर बंडल्स का एक टाइप होता है बच्चों, बट वो आपके कोर्स में है नहीं, मैं बता देती हूँ. जस्ट उसमें ऐसा होता है कोलेटरल में कि जैसे ये एक वैस्कुलर बंडल है और ये मान लो जाइलम है, तो फ्लोएम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर ये फ्लोएम है तो जाइलम इस तरफ भी है और इस तरफ भी है. इस तरह के अरेंजमेंट को कोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं, बट वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है. एंड यू नो रूट में तो ये बिल्कुल नहीं होता, एंड डार्क कंडीशन भी नहीं होती, रूट में तो एग्जैक्ट होती है, तो ये गलत है. इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन अ डाइकॉट रूट इज एंडोडर्मिस. अब ये कहाँ से आया है, ये आया है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से. एक चीज समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुमको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो समझा दिया, उसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये जो ग्राउंड टिश्यू है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को. अभी जो अगला टॉपिक है जिसमें आप इंडिविजुअल एनाटमीज पढ़ोगे, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम प्लांट के ग्राउंड टिश्यू की बात करें ना, तो ग्राउंड टिश्यू को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है. बाहर वाले जोन को कहते हैं कॉर्टेक्स, देन उसके बाद वाले जोन को कहते हैं पेरिसाइकल, एक लेयर होती है, और सबसे सेंटर में, जैसे अगर ये वैस्कुलर बंडल्स हैं तो इन वैस्कुलर बंडल्स के यहाँ सेंटर में खाली जगह होती है, वो खाली जगह पूरी लूज पैरेन्काइमा की बनी होती है, उसको कहते हैं मेड्यूला या पित्त. मेड्यूला या पित्त. इन तीनों को तुम कैसे समझोगे कि वैस्कुलर बंडल्स के सेंटर में, इवन ये वाली जो जगह है, इस पूरे जोन में जो सेल्स हैं वो तो बनाती है मेड्यूला या पित्त, हमेशा लूज पैरेन्काइमा होता है वो, ठीक है. वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए एक लेयर होती है, उसको कहते हैं पेरिसाइकल. कई बार ये लेयर कंटिन्यूअस ना होकर ऐसे सेमील्यूनर पैच की फॉर्म में भी होती है, इसके पैचेस होते हैं, मतलब इसका मेन काम है वैस्कुलर बंडल्स को प्रोटेक्ट करना, एक कवरिंग है ये, दैट इज पेरिसाइकल, ठीक है. और अगर ये एपिडर्मिस है तो पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच में जितना भी जोन है, ये पूरा जोन कहलाता है कॉर्टेक्स. अगेन इस पूरे जोन में, क्योंकि ये काफी ब्रॉड जोन है, तो इसमें जब देखा गया, स्टडीज की गई ना, तो इसमें भी 3 जोन मिले, ये बाहर, ये बीच में और ये सबसे अंदर. जो बाहर वाला जोन है उसको, वो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे है, तो उसको नाम देते हैं हाइपोडर्मिस. क्या नाम देते हैं उसको, हाइपोडर्मिस. सिंगल लेयर्ड हो सकता है, मल्टी लेयर्ड हो सकता है ना भी हो, यहाँ पे कोई अलग से आपको सेल्स नहीं दिख रही हैं, ठीक है. ये जो मिड वाला जोन है जो सबसे ब्रॉड होता है, ये कहलाता है अगेन कॉर्टेक्स. इसमें ऐसे होता है कॉर्टेक्स और जनरल कॉर्टेक्स, बट तुम कॉर्टेक्स ही याद रख लो. और सबसे अंदर मतलब पेरिसाइकल के जस्ट बाहर ये वाला जो जोन है, ये कहलाता है एंडोडर्मिस. ये क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस. तो किसी भी प्लांट में अगर हम ग्राउंड टिश्यू को समझना चाहें तो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर कि ग्राउंड टिश्यू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कैसे डिवाइड करोगे, वैस्कुलर बंडल के पाइप्स के थ्रू. जो वैस्कुलर बंडल के पाइप्स के बीचों बीच जो जोन बचा लूज पैरेन्काइमा का, वो है पिथिया मेड्यूला. जस्ट वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए एक लेयर है, सिंगल भी हो सकती है, मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है, वो है पेरिसाइकल, साइक्लिक लेयर, मतलब बंडल्स को घेरे हुए एक साइक्लिक रिंग, ठीक है. और पेरिसाइकल और एपिडर्मिस, पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच का जो पूरा जोन है
उस जोन को कहते हैं कॉर्टेक्स, जो जनरली 3 लेयर्स में अगेन डिवाइडेड रहता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। इसमें हमेशा ध्यान रखो कि ये जो कॉर्टेक्स है ये भी हमेशा लूज पैरेन्काइमा का बना होगा, सॉफ्ट टिश्यू का, और ये जो मेड्यूला या पिथ है ये भी हमेशा लूज पैरेन्काइमा की बनी होगी। ठीक है, उसके अलावा ये जो हाइपोडर्मिस है ये रूट्स में एब्सेंट होती है, स्टेम में प्रेजेंट होती है। अभी हम लीफ की बात नहीं कर रहे, अभी हम रूट और स्टेम की एनाटॉमी का हल्का सा आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है, और आपको ध्यान है कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हाइपोडर्मिस स्टेम में होती है, एंड इफ यू रिमेंबर तो स्टेम में हमने देखा था कि डाइकॉट और मोनोकॉट में इसमें एक डिफरेंस था, मैंने आपको नोट भी करवाया था डायग्राम में कि डाइकॉट में ये बनी हुई थी किसकी, इलास्टिसिटी देने के लिए, कॉलेनकाइमा की, जबकि मोनोकॉट्स यानी सीरियल्स, गेहूं, मक्का, बाजरा, वो पतले स्टेम होते हैं तो उनको स्ट्रेंथ ज्यादा देनी है, तो ये डेड लेयर की बनी है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, क्लियर। रही बात एंडोडर्मिस की, तो एंडोडर्मिस के लिए तुम्हें 2 बातें ध्यान रखनी है। एंडोडर्मिस रूट्स में भी होती है, स्टेम में भी होती है। रूट्स में, एंडोडर्मिस में एक बहुत स्पेशल चीज हम पढ़ते हैं, ये सब मैं तुम्हें समराइज कर रही हूँ, ये उनको समझ में आ रहा होगा जिन्होंने मुझसे डिटेल में रूट, स्टेम और लीफ की एनाटॉमी पढ़ रखी है। ये इनिशियल, ये हम शुरू नहीं कर रहे किसी टॉपिक को, ये हम टॉपिक को खत्म करने के बाद रिवाइज कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि यार मैडम हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, हमारे उनके ऊपर से जा रहा है जो पहली बार इस चैप्टर को सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस में अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो रूट्स में आपको ध्यान होगा मैंने कैस्पेरियन स्ट्रिप पढ़ा रखी है, और स्टेम में बच्चों अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करें तो यहाँ पर स्टार्च शीथ होती है, ये स्टार्च शीथ की फॉर्म में होती है। एंड इफ यू रिमेंबर तो मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस के बाद कोई लेयर ही नहीं होती, कोई लेयर ही नहीं होती, ना एंडोडर्मिस होती है, ना पेरिसाइकल होता है, ना पिथ होता है, पूरा ग्राउंड टिश्यू डिस्पर्स रहता है, अनडिफरेंशिएटेड रहता है। कल ही बताया है, ये देखो ये रहा डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में तो सारी लेयर्स हैं, पर मोनोकॉट स्टेम में सिर्फ बाहर की तरफ 2 ही लेयर है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद पूरे में वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं, और ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है तुम्हें, दिस इज कंप्लीटली ग्राउंड टिश्यू विच इज अनडिफरेंशिएटेड। कोई पेरिसाइकल, कोई एंडोडर्मिस, कोई पिथ, कोई मेड्यूला, कुछ नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है, एंड इट इज मेड अप ऑफ अगेन लूज पैरेन्काइमा, ग्रीन, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके। दैट्स इट। मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी सबसे आसान है। ठीक है, क्लियर है क्या बात। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ तो पूरा डिफरेंशिएटेड है, सेंटर में पूरी इतनी बड़ी पिथ है, मेड्यूला है ना, बाहर आपको लेयर्स दिख रही हैं, हाइपोडर्मिस पर्पल कलर से बनाई है, फिर ग्रीन कलर से जो पैरेन्काइमा लिखा है ना, ये एक्चुअली कॉर्टेक्स है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। फिर ये ऐसे वेवी सी दिखाई है, एंडोडर्मिस है ना, उसके बाद ये पैचेस दिखाए है ना, ये पेरिसाइकल के सेमिलुनर पैचेस हैं, फिर ये वैस्कुलर बंडल है, ओपन टाइप के, जाइलम, फ्लोएम, बीच में कैम्बियम है। सही से नहीं दिखाया, बहुत मिक्स कर रखा है डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पर फिर भी अच्छे से दिख रहा है थोड़ा बहुत। देखो एपिडर्मिस दिख रही है, हाइपोडर्मिस दिख रही है, हाइपोडर्मिस के बाद पैरेन्काइमा का कॉर्टेक्स दिख रहा है। अब एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल को सेम कलर से बना दिया, जबकि दोनों अलग अलग होती है, एंडोडर्मिस अलग है, पेरिसाइकल अलग है। फिर ये फ्लोएम, जाइलम, और उनके बीच में कैम्बियम, यानी ये पूरा हो गया ओपन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, है ना। देखो याद है, प्रोटोजाइलम इनसाइड, मेटाजाइलम आउटसाइड, प्रोटोजाइलम इनसाइड यानी कौन सी कंडीशन, एंडो, एंडार्क। एंडार्क वैस्कुलर बंडल किसमें होते हैं, स्टेम में, और सेंटर में जो है वो पिथ या मेड्यूला। अगर पढ़ रखा है, अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ है, डायग्राम को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। तो ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये पूरा तुम्हें, तब तुम इसको चार्ट को खुद से बना सकते हो जब तुमने पूरी एनाटॉमी अच्छे से पढ़ रखी है। ओके, रही बात पेरिसाइकल की, इसको मैंने अलग अलग बता रखा है, रूट में कैसी होती है, स्टेम में कैसी होती है, और मेड्यूला तो सब में सेम होता है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखना, क्या था ये क्वेश्चन था कि ये पूरा चार्ट मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर में समझाया है एनसीईआरटी सीरीज में। ये कह रहा है जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, रूट हो चाहे स्टेम, डाइकॉट रूट की बात कर रहा है, वो एंडोडर्मिस है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े। इनर डाइकॉट रूट the phloem masses are separated from the xylem by parenchymatous cells that are known as conjunctive tissue। अच्छा, इसे समझो, ये क्या पॉइंट है, इधर देखना कि अगर हम रूट की एनाटॉमी देखें,
अब हम एनाटॉमी पे आ गए हैं ना, मिक्स क्वेश्चन है एनाटॉमी के और टिश्यू सिस्टम के। अगर हम रूट की एनाटॉमी को देखें बच्चों, ध्यान से देखना, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, दोनों में होती है ये चीज। तो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको रेड कलर से दिखाए हैं ना, ये रेड कलर से तो आपको जाइलम बंडल्स दिखाए हैं, ये रहे, जिसमें प्रोटोजाइलम कहाँ होना चाहिए रूट में, बताओ। प्रोटोजाइलम एग्जैक्ट कंडीशन रूट में बाहर होना चाहिए। प्रोटोजाइलम, इन्होंने एरो थोड़ा यहाँ तक लेगा, आई थिंक यहीं पर होना चाहिए था प्रोटोजाइलम का एरो। प्रोटोजाइलम आउटसाइड है, मेटाजाइलम इनसाइड है। अगर प्रोटो बाहर है तो नाम क्या देते हैं हम, एक्सार्क बंडल्स, एक्सार्क कंडीशन, ठीक है। तो ये तो तुम्हें जाइलम दिखा दिया। अब यहाँ फ्लोएम लिख तो दिया इन्होंने, ये लिखा हुआ फ्लोएम, एरो भी लगा दिया, बट दिखाया ही नहीं फ्लोएम कहाँ है। तो कुछ कुछ चीजें तो एनसीईआरटी में बहुत ही अजीब तरह से बना रखी हैं। मैं थोड़े से फ्लोएम के पैचेस बना देती हूँ। सपोज ये फ्लोएम है, तुम भी बना लेना, फिर ये फ्लोएम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर ये फ्लोएम, ऐसे ऑल्टरनेटिवली होता है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो ये जो हमने व्हाइट कलर से बनाए, दीज आर द फ्लोएम बंडल्स, ठीक है। कौन सा अरेंजमेंट हो गया, जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हैं तो रेडियल बंडल्स, डाइकॉट मोनोकॉट दोनों रूट में सेम है, ठीक है। अब समझना, अब सेंटर में जो जगह बची, बहुत छोटी सी जगह बचती है, ज्यादा नहीं होती इसमें, उस जगह को आप कह रहे हो पिथ। ये जो सेंटर में जगह है जहाँ पे सेल्स हैं, लूज पैरेन्काइमा, उसको आप कहते हो पिथ या मेड्यूला, पिथ या मेड्यूला, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में भी सेल्स हैं क्या, इस ये पिथ जो है वो एक्सटेंडेड है इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट कर रहा है। तो पिथ किसका बना है, पैरेन्काइमा का। तो बट ऑब्वियस ये भी किसके बने हैं, पैरेन्काइमा के। तो पिथ के साथ ये जो इसकी एक्सटेंशंस हैं, पिथ एंड जो इसका एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन को कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं इस एक्सटेंशन को, कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ बट थ्योरी में लिखा हुआ है, देखो एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम का मतलब ये नहीं है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यानी यहाँ, ये तो कॉन्जॉइंट कंडीशन है, वो तो है ही नहीं। जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है, तो उनके बीच बीच में नहीं, ये वाला जो स्पेस है उसमें जो है वो है कंजक्टिव टिश्यू। सेम ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा, स्टेम में। स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल्स हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम कॉन्जॉइंट है, बट हर बंडल के बीच बीच में जगह तो बचेगी या नहीं। जैसे देखो, अगर ये स्टेम है और ये वैस्कुलर बंडल्स हैं कॉन्जॉइंट, जाइलम अंदर होता है, जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर, है ना, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो सेंटर में तो पिथिया मेड्यूला है, और इसी पिथिया मेड्यूला की सेल्स यहाँ पर भी तो एक्सटेंड हो रही हैं, तो तब इनको कहते हैं मेड्यूलरी रेज। स्टेम में तो क्या कह देते हैं इनको, मेड्यूलरी रेज। उसी चीज को रूट में क्या कह रहे हैं, उसी चीज को रूट में, उस एक्सटेंशन को रूट में क्या कह रहे हैं, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े, हटा दें उसको। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्या स्टेटमेंट था कि भाई डाइकॉट रूट में, मोनोकॉट में भी होता है, फ्लोएम के जो मासेस हैं यानी बंडल्स हैं वो जाइलम के बंडल से सेपरेटेड रहते हैं, किसके थ्रू, बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स। इन्हीं को आप कहते हो कंजक्टिव टिश्यू, बिल्कुल ठीक। तो ये पूछ रहा है आपसे कि क्या ट्रू है और क्या रॉन्ग है। 3 स्टेटमेंट हैं जिसमें से फर्स्ट इज फॉल्स, ये रहा, बाकी दोनों ट्रू, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन तभी आप कर सकते हो जब आपको उस टॉपिक की पूरी डेप्थ में नॉलेज है, ऊपर ऊपर से नहीं होते ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ मोनोकॉट रूट। अच्छा, अब एक चीज और देख लो, वैसे तो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर बच्चों बहुत हद तक सेम ही होता है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, तुम एक बार प्लीज ढंग से देख लेना उस लेक्चर को। पर 2 बेसिक डिफरेंस यहाँ पर होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं जरा ध्यान से देखना। इसमें तुमको 4 जाइलम पूल दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जाइलम पूल है। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा डाइकॉट और मोनोकॉट में से एडवांस कौन है बच्चों। आप जब क्लासिफिकेशन लिखते हो, वैसे तो हमें आदत होती है पहले 1 बाद में 2 बोलने की, यानी पहले मोनोकॉट बाद में डाइकॉट, बट नहीं, आप जब भी क्लासिफिकेशन लिखोगे एंजियोस्पर्म्स में पहले डाइकॉट्स आते हैं, बाद में मोनोकॉट आते हैं, यानी मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस। उनके पास एक कॉटिलेडन है बट वो ज्यादा एडवांस है, उनके बहुत सारे ऐसे एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं, जैसे C4 साइकिल इनमें होता है, एनाटॉमी में भी कई सारी चीजें हैं जो मोनोकॉट्स को ज्यादा एडवांस बनाती हैं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि मोनोकॉट डाइकॉट के बाद इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं तो डाइकॉट रूट में जो जाइलम पूल हैं
वो होते हैं बच्चों जो जाइलम पूल हैं, वो होते हैं जनरली कितने, 4, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर इन लोगों ने, जाइलम बंडल्स मोर देन 6, तो यहाँ पे जाइलम पूल होते हैं लेस देन 6, ठीक है। जबकि मोनोकॉट रूट में हमेशा ध्यान रखना जो जाइलम पूल हैं, अकेले जाइलम की बात कर रहे हैं, जो जाइलम पूल हैं वो आपको मोर देन 6 मिलेंगे। लिख रहा है कि यहाँ पे दे आर यूजुअली मोर देन 6, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं 2 to 6, इसको आप ऐसा करो लेस देन 6 की जगह लिख लो 2 to 6, क्या लिखोगे 2 to 6, जबकि यहाँ मोर देन 6, क्योंकि यहाँ पर 6 से ज्यादा बंडल्स हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीआर्क जाइलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार नीट में पूछा गया, पॉली मेनी, है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पर जाइलम पूल ज्यादा है तो फ्लोएम पूल भी ज्यादा होंगे, सोचो 6 मिनिमम तो होंगे ही, 7 तो मिनिमम होंगे 7 जाइलम और 7 फ्लोएम, 14 बच्चों की अगर मैं कहूँ को एक रिंग बनाओ तो बड़ी रिंग बनेगी, छोटी सी जगह में तो 14 बच्चे रिंग बना नहीं सकते, तो अगर बड़ी रिंग बनेगी तो सेंटर में ज्यादा जगह होगी ना, तो इनके सेंटर में, चाहे डायग्राम में नहीं दिख रहा तुमको, डायग्राम में इक्वल दिख रहा है, बट हमेशा जब भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमेशा मोनोकॉट रूट में जो पिथ है वो लार्ज अमाउंट में होता है, थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दिस, जबकि यहाँ पर मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, मान लो 2 जाइलम है 2 फ्लोएम है, या 4 जाइलम है 4 फ्लोएम है, तो 8 बच्चों को कहा है रिंग बनाओ, इधर 14 बच्चे तो मिनिमम लग रहे थे, तो 8 बच्चों की रिंग तो थोड़ी छोटी ही बनेगी, यानी सेंटर में बहुत कम जगह बचेगी, तो रूट में, डाइकॉट रूट में जो पिथ है वो इनकॉन्स्पिकुअस होती है, यानी वेरी लेस, लिख रहा है यहाँ पे इनकॉन्स्पिकुअस। ये रहा पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, जबकि यहाँ पर पिथ इज लिखा है, देखो नीचे, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। एनसीईआरटी खोल रखी है ना, ऐसे इसी पे डिपेंडेंट हो, मैम दिखा रही है हमारा काम हो रहा है, इसके ऐसे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, आप अपनी एनसीईआरटी सामने खोल के रखो, वहां दिख रहा है जो मैं बता रही हूँ, मैं टिक कर रही हूँ, तुम भी टिक करो, ठीक है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी में, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं दोनों में, ठीक है, क्लियर। एक डिफरेंस और होता है जरूर बाद में कि डाइकॉट की रूट है तो आगे जाकर सेकेंडरी ग्रोथ करती है, मोनोकॉट्स को तो जरूरत है ही नहीं सेकेंडरी ग्रोथ की। डन, हटा दें। तो यहां तुमसे बोला है कि व्हाट इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट, जो ज्यादा एडवांस है, इनमें स्कैटर्ड होते हैं क्या बंडल्स, बिल्कुल नहीं। वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम होता है क्या, हाँ विदाउट कैम्बियम होता है, बट वो तो डाइकॉट में भी था विदाउट कैम्बियम, तो मुझे तो ये नहीं लग रहा, एक बार मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। कैम्बियम सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, नहीं बिल्कुल गलत, कैम्बियम है ही नहीं, ठीक है। ओपन वैस्कुलर बंडल्स, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, बच्चों यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पर है ना, ये जो इन्होंने फीचर्स दिए हैं ये एक्चुअली स्टेम के रेफरेंस में है, इसको हम सही करते हैं क्वेश्चन को, रूट का तो कोई दिया ही नहीं, यहाँ पर रूट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर स्टेम होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक भी मोनोकॉट रूट, अगर इसमें पॉलीआर्क जाइलम कंडीशन दी होती फिर तो हम उसको टिक कर देते, ठीक है। तो या तो ऑप्शंस में मिसप्रिंटिंग है या क्वेश्चन में है, कोई ऑप्शंस तो बता दिए मैंने तुमको, अगर मोनोकॉट रूट है तो डेफिनेटली ऑप्शंस में दिया होगा पॉलीआर्क जाइलम पूल, तो उसको टिक कर देना। अब हम इसी क्वेश्चन को स्टेम के रेफरेंस में समझते हैं, ठीक है, कि अगर हम मोनोकॉट स्टेम का एक फीचर लेना चाहें तो देखो, अभी मैंने तुमको दोनों की एनाटॉमी दिखाई थी, एक मेजर डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है क्या, मतलब अगर किसी भी बच्चे को लैब में, स्कूल लैब में 2 सेक्शंस दे दिए जाएं और उसे कहें कि माइक्रोस्कोप से देखकर बताओ कौन सा डाइकॉट स्टेम है कौन सा मोनोकॉट स्टेम, तो बहुत इजीली पहचान लेगा वो। रूट में तो दिक्कत आएगी, देखना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, जाइलम पूल दिख रहे हैं कि नहीं, पिच छोटी है बड़ी है, बट स्टेम में 1 मिनट से भी कम में पहचान लोगे। कैसे, अगर तुम्हें इस तरह की लेयर्स दिख रही हैं, या यूं कह लो कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग शेप में अरेंज दिख रहे हैं बहुत क्लियरली, और सेंटर में खूब सारा पिथ है, तब तो वो होगा डाइकॉट स्टेम, तब तो वो किसका सेक्शन है, डाइकॉट स्टेम का। डाइकॉट स्टेम का मेजर कैरेक्टरिस्टिक याद रखो, रिंग शेप वैस्कुलर बंडल्स, जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो रिंग शेप में अरेंज हैं, रिंग शेप्ड अरेंजमेंट, ठीक है, क्लियर है क्या। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में आप देखो पूरे में फैले हुए हैं, अगर मोनोकॉट स्टेम है, अगर आपको किसी सेक्शन में क्या दिख रहा है, फैले हुए वैस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं, तो समझ जाना ये किसका सेक्शन है, हाँ मोनोकॉट स्टेम का, जो डेवलप्ड है, मोर एडवांस है मोनोकॉट, उसमें फैले हुए हैं, स्कैटर्ड है, ठीक है, क्लियर। तो
तो यहां पर देख लो जरा इस क्वेश्चन में, अब इसको स्टेम के थ्रू करो तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। हालांकि ये भी सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन में ही गलती है, क्योंकि अगेन डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में एक और डिफरेंस है ना बच्चों, डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, क्योंकि इसको आगे जाकर सेकेंडरी ग्रोथ करनी है, यानी ये ओपन वैस्कुलर बंडल्स हैं, जबकि यहाँ पर वैस्कुलर बंडल के बीच में कोई कैम्बियम नहीं मिलेगा, नो कैम्बियम, यानी ये क्लोज वैस्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये मुझे तो दो कैरेक्टरिस्टिक सही लग रहे हैं इसमें। नेक्स्ट कह रहा है कैम्बियम सैंडविच्ड, तो ये तो नहीं होता, ये तो डाइकॉट में होता है। ओपन वैस्कुलर बंडल, ये भी नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई गलती है, बट लॉजिक्स हमने सारे देख लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं, मैच द कॉलम करो फटाफट। अच्छा, ये टर्म नहीं बताई मैंने तुम्हें अभी तक, ये देखो, रूट की एनाटॉमी को कभी ध्यान से पढ़ा है तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टील, ये रहा। व्हाट इज स्टील? ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। क्या मतलब है इसका? रुको, अभी मैंने एक चार्ट बनाया था क्या, एक चार्ट बनाया था क्या हमने ग्राउंड टिश्यू को समझने के लिए? हाँ, ये रहा, ऑल द टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीजें हैं, अगर हम इमेजिन करें तो एंडोडर्मिस की लेयर के बाद क्या था? पेरिसाइकल की लेयर थी, उसने वैस्कुलर बंडल्स को घेरा हुआ था और बीच में पिथ और उसकी मेड्यूलरी रेज वगैरह थी। तो ये सब मिलाकर क्या कहलाएगा? स्टील। एक टर्म यूज की जाती है, एक्चुअली क्लासिफिकेशन में यूज करते थे, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स वगैरह को अलग अलग तरह से कुछ क्लासीफाई करते थे। वो क्लासिफिकेशन आपको नहीं पढ़ना है, ट्रू स्टील है कैसी है, बट स्टील वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज स्टील? पेरिसाइकल आ गया स्टील में, प्लस सेंटर में मेड्यूला आ गया, और इन दोनों के बीच में जो वैस्कुलर बंडल्स थे वो भी आएंगे। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं स्टील। यानी मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ ना कि पेरिसाइकल के अंदर जितना भी टिश्यू है वो सब क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है। ठीक है, यही लिखा है क्या? देखना है एनसीईआरटी में कि हाईलाइट कर देना, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, जैसे कि क्या क्या हो गया? पेरिसाइकल हो गया, वैस्कुलर बंडल्स हो गए एंड पिथ हो गया, इन तीनों को कहते हैं स्टील। यहाँ पर इक्वेशन की तरह लिख लेना, जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है वो वहां पे। ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखें जरा, स्टील को मैच करना है, किससे करें? स्टील को किससे मैच करें? इससे कर दो, ऑल द टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस स्टील में नहीं आती, ठीक है। एंडोडर्मिस को किससे मैच करूं? अच्छा, अभी मैंने तुमको बताया था क्या कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं रूट में, तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो सुबेरिन की बनी होती है। मैंने वहां डिटेल में समझा रखा है, लेक्चर में देख लेना क्या करती हैं, क्यों होती हैं। ठीक है, ओहो, बट अब यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे एंडोडर्मिस भी दे दिया और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी दे दिया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो इसका मतलब मुझे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को तो सुबेरिन से मैच करना पड़ेगा, और एंडोडर्मिस के लिए मुझे एक ऑप्शन और दिख रहा है, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, और एपीब्लेमा क्या होता है पता है क्या? एपीब्लेमा रूट की एपिडर्मिस को कहते हैं, लिख लो, रूट की एपिडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड एपीब्लेमा। यहां तो नहीं है डायग्राम में, बट जहां तक मुझे ध्यान है थ्योरी में है, शायद एनसीईआरटी में, ये रहा, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपीब्लेमा। ठीक है, एपिडर्मिस को ही एपीब्लेमा कहते हैं। सो मैच करो, ए को 4 से, बी को फर्स्ट से, ए को 4, बी को फर्स्ट, इसी ऑप्शन में है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, कॉलन कायमा फॉर्म्स, वापस आ गया कॉलन कायमा, कल भी किया था। कॉलन कायमा हाइपोडर्मिस में होता है डाइकॉट स्टेम की, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द रीजन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डाइकॉट स्टेम, ये भी बिल्कुल ठीक है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए। इट हैज अ, क्या दे रखा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, आपको आइडेंटिफाई करना है ये किसके फीचर्स हैं। चलो हमने फीचर्स रिवाइज तो कर ही लिए हैं। इसमें स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, लो शुरू में ही आ गया, याद है अभी चार्ट बनाया था, ये रहा, स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस किसमें थी? स्टेम में। कौन से स्टेम में? मोनोकॉट स्टेम में। और वैसे भी हमने डायग्राम में लिख रखा है, या नहीं लिखा? अब तक कष्ट नहीं किया लिखने का, लिख रखा है क्या? ये जो लिखवाया था मैंने तुमको, यहाँ पर लिखवाया था कल कि इसकी हाइपोडर्मिस कॉलन कायमा की बनी है और इसकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरन कायमा की बनी है, तो यहीं पर पहचान में आ गया। लो, हमको तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी हम अभी रिवीजन कर रहे हैं तो हम सारे ऑप्शन देखेंगे। स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स हैं लो, और पूरा का पूरा लार्ज पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, अनडिफरेंशिएटेड। कॉन्जॉइंट है वैस्कुलर बंडल, क्लोज है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकते,
अच्छा, इसमें भी एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जो पॉइंट लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। आप डायग्राम में देख रहे हो क्या, वैस्कुलर बंडल पूरे में बिखरे हुए हैं, जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जा रहे हो वैस्कुलर बंडल बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। बाहर की तरफ स्मॉलर बंडल्स हैं और अंदर की तरफ लार्जर बंडल्स हैं। डू रिमेंबर, जो आउटर वैस्कुलर बंडल्स हैं वो स्मॉलर हैं और जो इनर वैस्कुलर बंडल्स हैं वो लार्जर हैं। अभी तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है, बट नीट में आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो गलती से, तो आपको कोई ट्रिक बना लेना, या तो ऐसे ध्यान रखना कि वैस्कुलर बंडल यूजुअली कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं, तो बड़े वाले कहाँ होंगे, अंदर, बाहर तो बस छोटे छोटे बिखरे हुए हैं, ठीक है। ओके अच्छा, उसमें भी एक और स्पेशल चीज होती है बच्चों, मैंने लेक्चर में बता रखी है कि अगर आप किसी एक वैस्कुलर बंडल को देखोगे ना, स्पेशली मोनोकॉट स्टेम में, तो देखो वो ऐसा दिखता है। जैसे सपोज ये मैंने वैस्कुलर बंडल बनाया, इस वैस्कुलर बंडल में ना क्या होता है, जो जाइलम होता है उसमें ये तो रहा मेटाजाइलम, थोड़े बड़े बड़े ट्रैकीड वेसल बना दिए हैं मैंने, ठीक है, और ये रहा प्रोटोजाइलम छोटा वाला, तो ये थोड़ा वाई शेप में अरेंज रहता है। ये वाई शेप बन रही है क्या, जो वाई की आर्म्स हैं वो तो बनी है मेटाजाइलम की, और इसका जो बेस है वो बना है प्रोटोजाइलम का, और इस प्रोटोजाइलम के नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ ऐसे वाटर कैविटीज होती हैं, ऐसे थोड़ा सा कार्टून जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है, इसकी 2 आंखें, 1 नाक और ये मुंह है ना, तो इस तरह का वैस्कुलर बंडल दिखता है, हम ध्यान से देखेंगे तो ये तो मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, और नीचे की तरफ है ना कुछ वाटर कैविटीज होती हैं, मतलब यहाँ पर जो सेल्स हैं वो डिजेनरेट हो गए, डिजोल्व हो गए और उनकी जगह पानी भरा हुआ है, तो एकदम वाटर कैविटीज दिखती हैं, इनको कहते हैं वाटर कैविटी, या क्योंकि ये लाइसिस से बनी है तो इनको लाइसिजिनस कैविटीज भी कहते हैं। ये आपको मोनोकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल में मिलेंगी, डाइकॉट में नहीं है ये सब, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से वाई शेप की फॉर्म में अरेंज जाइलम मिलता है, ओके। उसके अलावा फ्लोएम होता है, ये जो आपको दिख रहा है बाकी का टिश्यू ये लगभग फ्लोएम है, तो वैस्कुलर बंडल में इस तरह का थोड़ा स्पेशल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, वैस्कुलर बंडल के ना चारों तरफ वो भी होती है बंडल शीथ, जैसे लीव्स में होती है वैसे स्टेम में भी होती है, ये पूरी बंडल शीथ है, इधर भी होती है, इवन डाइकॉट में भी। अच्छा, डाइकॉट स्टेम में पूरे में नहीं होती, बंडल शीथ नहीं होती, सॉरी। डाइकॉट स्टेम में क्या होता है कि जैसे अगर ये वैस्कुलर बंडल है, ये आपको पता है अंदर जाइलम होगा, बीच में कैम्बियम की लेयर होगी, ये फ्लोएम होगा, तो यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बंडल कैप होती है। ये बंडल कैप इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली पेरिसाइकल, जो यहाँ पर सोचो बच्चों डेड सेल्स की बनी है, स्क्लेरेनकाइमा से, ये स्क्लेरेनकाइमा की बनाई है। वैसे डाइकॉट स्टेम में कहीं स्क्लेरेनकाइमा नहीं मिलता हमको, सिर्फ एक जगह मिलता है सपोर्ट देने के लिए, दैट इज ऑन द, मतलब जाइलम फ्लोएम की बात अलग है, वहां तो फाइबर्स होते ही हैं, बट उसके अलावा तो वो आपको मिलता है ऐसे पेरिसाइकल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस होता है, ये बंडल शीथ है, ये बंडल कैप है, ओके। हर पॉइंट जरूरी नहीं है आप याद रखो, दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा नहीं पूछते हैं, बट मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में इसके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, कुछ हल्का फुल्का दे रखा है, बस ज्यादा नहीं दे रखा। हाँ, बस ये पॉइंट दे रखा है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ना मोनोकॉट स्टेम में, उनमें एक तो ये दे रखा है कि पेरिफेरल छोटे होते हैं, सेंट्रल बड़े होते हैं, एक दे रखा है फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, कल ही पढ़ा है हमने, और एक दे रखा है वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती हैं बंडल्स के अंदर, जो मुंह दिखाया था, लाइसिजिनस कैविटी भी लिख लो इसको। तो बस तुम इतना ही याद रखो, अननेसेसरी डिटेल में नहीं जाना, कोई बंडल शीट वगैरह नहीं दे रखी। हाँ, यहाँ पर बंडल कैप जरूर दे रखा होगा, ये देखो इसकी पेरिसाइकल कहाँ है, ये रहा, डाइकॉट स्टेम में लिखा है पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस जस्ट अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, बल्कि सेमील्यूनर पैचेस हैं स्क्लेरेनकाइमा के, इसी सेमील्यूनर पैचेस को आप कहते हैं बंडल कैप्स, ठीक है, डन। चलिए तो देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पे तुमसे बोला है पेरिफेरल बंडल्स स्मॉलर हैं, सेंट्रल वंस बड़े हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी प्रेजेंट हैं, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम, है ना। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे नहीं, तुमसे इसमें पूछेंगे क्या सही और क्या गलत है, ओके, जिससे तुम उलझ सको। देन मोनोकॉट रूट, जल्दीबाजी में रूट को स्टेम मत पढ़ लेना, मोनोकॉट रूट में हमें क्या मिलता है बताओ,
कॉन्जॉइंट तो नहीं मिलते, एंडार्क कंडीशन नहीं मिलती, सुबेरिन की बनी एंडोडर्मिस मिलती है जिसको आप कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, बीच बीच में पैसेज सेल्स होती हैं। पर ये इन्होंने कैम्बियम कहाँ से दे दिया, रूट में तो कैम्बियम है ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। सुबेरिनाइज्ड एंडोडर्मिस होती है बिल्कुल। पॉलीआर्क जाइलम होता है क्या मोनोकॉट रूट में, यस, और पिथ भी होती है, हाँ, तो ये ऑप्शन सही है ना। देखो कई बार ऐसा होता है यहाँ तक सही मिल गया हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बट नहीं, पैसेज सेल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, होता है एंडोडर्मिस में जहां जहां सुबेरिन की स्ट्रिप्स नहीं होती उन सेल्स को पैसेज सेल्स कहते हैं। बट जाने दो, कोई काम का नहीं है, तुमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। जो जरूरी है वो ऑलरेडी मैं स्पेशल एम्फेसिस के साथ उसको तुम्हें पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ। जो मैं कह रही हूँ जाने दो मतलब जाने दो, इतनी सारी बायो में चीजें हैं, अगर तुम सब कुछ सीखना चाहोगे तो जो रिटेन करने वाली चीजें हैं वो नहीं रह पाएंगी बच्चों। इसलिए जितना जरूरी है उतना पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसको रिटेन करें, देन ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। देन अब लीफ की एनाटॉमी पे आ गए। अब हमने स्टेम और रूट की एनाटॉमी की तो काफी क्वेश्चंस कर लिए। लीफ की एनाटॉमी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, मैंने अच्छे से अगेन लेक्चर में पढ़ा रखी है। देखो तुम्हें यहाँ दिख रहा है लीफ में तीनों टिश्यूज कैसे हैं। लीफ में हमेशा ऊपर और नीचे दोनों तरफ एपिडर्मिस होगी, तो अपर और लोअर एपिडर्मिस, चाहे डाइकॉट लीफ हो चाहे मोनोकॉट लीफ हो, ठीक है। ये आपको वेस्क्यूलर बंडल्स दिख रहे हैं, तो वेस्क्यूलर टिश्यू हो गया। और एपिडर्मल और वेस्क्यूलर के अलावा जितना भी ये ग्रीन टिश्यू दिख रहा है, ये रहा, ये पूरा हो गया ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ। लीफ के ग्राउंड टिश्यू को कहते हैं बच्चों मीजोफिल। क्या कहते हैं, मीजोफिल। अगर आप डाइकॉट लीफ को देखोगे तो डाइकॉट लीफ में मीजोफिल दो तरह का दिखेगा, एक तो लंबा खड़ी सेल्स दिखेंगी, उसको कहोगे पैलिसेड मीजोफिल, और एक स्पॉन्जी सेल्स दिखेंगी। स्पॉन्जी सेल्स का मतलब इनके बीच में बड़ी बड़ी एयर कैविटीज हैं, जिससे आराम से एयर के लिए स्पेस रहे आने जाने के लिए, स्टोमेटा से एयर अंदर आए, अंदर तक सारे सेल्स को गैसियस सप्लाई हो, ठीक है। तो जो लूजली पैक्ड है वो स्पॉन्जी मीजोफिल, और जो डेंसली पैक्ड कॉल्यूमनर सेल्स हैं वो है पैलिसेड मीजोफिल। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट लीफ। जबकि मोनोकॉट लीफ में आपको ऐसे दो तरह का मीजोफिल दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, पूरा मीजोफिल राउंड ओवल शेप सेल्स का बना हुआ है और एक ही तरह का है। तो यहाँ पर मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड, एक डिफरेंस तो ये होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस लीफ में, वैसे मेजर डिफरेंस मैं तुम्हें बताऊं ना, हाँ, दूसरा डिफरेंस एक क्या होता है बच्चों कि डाइकॉट, आपने कभी डाइकॉट्स को देखा है जो आपके चारों तरफ प्लांट्स हैं, लगभग डाइकॉट्स उनमें पत्तियां यूं रहती हैं, यानी इस सरफेस पर सनलाइट ज्यादा गिर रही है जबकि नीचे कम गिर रही है। तो स्टोमेटा ज्यादा कहाँ होने चाहिए, नीचे। ऊपर ज्यादा हुए तो वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। नेचर ने पूरी कोशिश की है कि प्लांट्स उतना ही वाटर लॉस करें जितना जरूरी है। तो क्योंकि लीफ की दोनों सरफेस अलग अलग हैं, डॉर्सल वेंट्रल, तो ऐसी लीफ को कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ड्यू टू स्टोमेटल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। हमेशा स्टोमेटा कहाँ मिलेंगे, ऑन लोअर एपिडर्मिस, मोर ऑन लोअर। अपर पे बहुत इक्के दुक्के होंगे, यहाँ तो दिखाए नहीं तुम्हें, ठीक है। जबकि गेहूं ज्वार बाजरा में देखा है पत्तियां ऐसे, ये स्टेम है तो उसके पैरेलल खड़ी रहती हैं यूं, यानी यहां से सनलाइट गिर रही है दोनों पे इक्वली, तो दोनों पर इक्वल स्टोमेटा होते हैं। यहां पर भी स्टोमेटा है, यहां पर भी स्टोमेटा है, ठीक है। तो दोनों, क्योंकि दोनों लीफ की सरफेस एक जैसी है, आइसो और लैटरल दिख रही है, तो बायलैटरल। तो मोनोकॉट की लीफ को क्या कहते हैं बच्चों, आइसो बायलैटरल लीफ, ठीक है, आइसो बायलैटरल लीफ। क्लियर। तो ये डिफरेंस हमें ध्यान में रखना है। और हाँ, ये जो अपर और लोअर एपिडर्मिस है ना, उसके लिए चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, टर्म जरूर याद रखना कि जो अपर एपिडर्मिस है उसको कहते हैं अडैक्सियल, जबकि लोअर एपिडर्मिस को कहते हैं अबैक्सियल। बी फॉर अबैक्सियल, बी अबैक्सियल में आ रहा है, बी फॉर बेस, ऐसे याद रखना। तो जो नीचे की तरफ है, बेस की तरफ है, वो है अबैक्सियल, ये रही अबैक्सियल, ऊपर बची एडैक्सियल, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है। बाकी एक लीफ में तुमको डिफरेंस पता ही है, डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा, बड़े वैस्क्यूलर बंडल, उनकी छोटी ब्रांच और छोटी ब्रांच, भाई पाइप पतले होते जा रहे हैं ना, तो बंडल्स का डायमीटर भी छोटा होता जाएगा। जबकि मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है, सारे पाइप लगभग बराबर डायमीटर के होते हैं, तो वैस्क्यूलर बंडल लगभग सेम डायमीटर के मिलेंगे जब भी आप सेक्शन लोगे तब, ठीक है। क्लियर है क्या। चलो भाई, तो फटाफट से लीफ के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर।
क्या है लीफ के क्वेश्चंस में हमारे पास? द अडैक्सियल अपर, पहले तो सही लिखा है क्या? ठीक है। बियर मोर स्टोमेटा देन द अबैक्सियल इन डाइकॉट लीफ, गलत। ऊपर ज्यादा नहीं है, नीचे ज्यादा है। ऊपर ज्यादा हुआ तो अननेसेसरी वाटर लॉस हो जाएगा। मीजोफिल विच पजेस क्लोरोप्लास्ट, यस, लीफ का पूरा ग्राउंड टिश्यू मीजोफिल है, जो ग्रीन है क्लोरोप्लास्ट है। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पेरेनकाइमा, बिल्कुल ठीक है। मीजोफिल पूरा लूज पेरेनकाइमा था, अभी हमने देखा। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, 2 करेक्ट, ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हाँ, एक ये जरूर स्पेशल फीचर रह गया बच्चों, मोनोकॉट लीफ में एक और स्पेशल पॉइंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुलीफॉर्म सेल्स। अगर हम मोनोकॉट लीफ में ये अपर एपिडर्मिस को देखें ना, तो मान लो ये स्टोमेटा दिखाया है तुमको, थोड़ा जूम कर देती हूँ, इसमें दिखाई नहीं है बट मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तो अगर ये तुम्हें स्टोमेटा दिखाया है और ये गार्ड सेल्स हैं, तो गार्ड से और यहाँ पे मान लो एक और स्टोमेटा होता, ठीक है। तो ऐसे दो स्टोमेटा के बीच में कुछ सेल्स होती हैं जो थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज, कलरलेस होती हैं, कलरलेस, क्योंकि गार्ड सेल्स तो ग्रीन कलर्ड है ना। वैसे तो पूरी एपिडर्मिस कलरलेस है, बट गार्ड सेल्स तो ग्रीन कलर्ड है। तो लेकिन ये कैसी है? कलरलेस है, कलरलेस है। और क्या करती हैं ये? वाटर को स्टोर करके रखती हैं। लार्ज है, कलरलेस एंड एम्प्टी, यानी इनमें कुछ खास ऑर्गेनेल्स वगैरह नहीं है, मेनली ये वाटर स्टोरेज का काम करती है। तो ये करती क्या है? जब भी मोनोकॉट्स को पानी की कमी होती है, ठीक है, मान लो किसी वजह से पानी की कमी हो गई मिट्टी में, वाटर स्ट्रेस है, मोनोकॉट्स आर अडेप्टेड फॉर ड्राई रीजन्स, है ना, गेहूं, ज्वार, मक्का, इन सब की राजस्थान में इजीली खेती होती है, जबकि बारिश कम है फिर भी, क्योंकि दे आर अडेप्टेड। तो उनमें बहुत सारे अडेप्टेशंस हैं, जैसे C4 साइकिल है, ज्यादा टेम्परेचर सहन करने के लिए। एक अडेप्टेशन ये भी है कि इनकी पत्तियों में ऊपर वाली एपिडर्मिस जो है, लगभग, मतलब वैसे तो आइसोबायलैटरल लीफ है, बट उसमें भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वहां पर कुछ बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं जिनको बुल, जैसे बुल बड़ा अच्छा खासा चौड़ा होता है, वैसे ही बुल नाम दिया है इनको। तो बुली फॉर्म सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं? जैसे ही लगता है कि मिट्टी में पानी की कमी है, अब अननेसेसरी अगर वाटर लॉस हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, तो और लॉस हो जाएगा पानी का, तो ये अपने पानी को रिलीज कर देती हैं आसपास की सेल्स में और खुद एकदम सिकुड़ जाती हैं। अब ये कई सारी जगह बनी हुई है। अब सोचो तुम, अगर अपर एपिडर्मिस में जो सेल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू होंगी, तो लीफ ना ऐसे कर्ल होना शुरू हो जाती है। और अगर लीफ ऐसे कर्ल हो जाए तो क्या होगा? उसके स्टोमेटा एटलीस्ट अपर वाले तो छुप जाएंगे, और अगर स्टोमेटा छुप जाएंगे तो वाटर लॉस कम हो जाएगा। तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या कर रही हैं? प्लांट को वाटर लॉस को सहन करने में हेल्प कर रही हैं। लार्ज हैं, एम्प्टी हैं, कलरलेस हैं। When they absorb water, they become turgid. Leaf surface is exposed. But when they are flaccid, कब होंगी flaccid? Water stress में, they make the leaf curl to minimize the water loss. ठीक है, समझ में आ गया? तो उसी पर क्वेश्चन पूछा है कि बुलीफॉर्म सेल्स लार्ज हैं, एम्प्टी हैं, ग्रीन कलर्ड हैं, गलत। बुलीफॉर्म सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं लीफ की कर्लिंग के लिए ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, पूरा पढ़ना, इन डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में होती हैं, डाइकॉट्स में नहीं होती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। मैच द कॉलम कर दो। बुलीफॉर्म सेल्स को किससे मैच करूं? लीफ है क्या? मोनोकॉट लीफ जैसा कुछ है? मोनोकॉट लीफ नहीं है, बट ग्रासेस है, देखो, है ना, ऐसे उलझाते हैं ये। पेरिसाइकल, पेरिसाइकल को किससे मैच करें? अच्छा, ये एक पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, रूट्स में जो टैप रूट सिस्टम होता है उसमें जब लैटरल रूट्स बनती है ना, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट, तो वो लैटरल रूट्स अंदर जो पेरिसाइकिल की लेयर है वहां से अराइज होती हैं। लिखा है आपकी एनसीईआरटी में थ्योरी में, रूट एनाटॉमी में देखना। तो लैटरल रूट्स को कौन बनाता है? पेरिसाइकिल। एंड डार्क कंडीशन स्टेम में मिलेगी तुम्हें, ये रहा, और एक्सार्क कंडीशन तुम्हें रूट में मिलेगी, ठीक है क्या? तो ए को थर्ड से मैच करते हैं और बी को फर्स्ट से। ए थर्ड, बी फर्स्ट, ये रहा, ए थर्ड, बी फर्स्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? अलग अलग नाम दे दिया और तुमसे बोला है इनमें से किस किस में वेल डेवलप पिथ मिलेगी। देखते हैं। मोनोकॉट रूट में थी, डाइकॉट स्टेम में भी है। मोनोकॉट स्टेम में बिल्कुल नहीं है, पिथ ही नहीं है वहां, तो ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है। और डाइकॉट रूट में है तो सही, बट वेल डेवलप नहीं थी। फिर कह रहा है डाइकॉट स्टेम में है एंड डाइकॉट रूट में नहीं, वेल डेवलप नहीं है। और डाइकॉट रूट में अगेन नहीं। तो दो ही ऑप्शन बचे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, 4-5 क्वेश्चंस देख लेते हैं, देन विल ओवर दिस चैप्टर। ABC पहचानना है, एनसीईआरटी में आया हुआ डायग्राम है,
ठीक है। ये सी क्या है यहाँ पर, सी यहाँ पर मैंने तुम्हें दिखाया था अपाइकल मेरिस्टम है। ओहो, 3 ऑप्शंस में दे दिया। अब यहाँ पर तुम्हें ए और बी पहचानना है। चलो एक बार दोबारा से डायग्राम रिवाइज करा देती हूँ तुम्हें। शुरू में जाओ अपनी एनसीईआरटी के फटाफट, इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट पेज। ये देखो, इन टर्म्स पे हमने वैसे रिवाइज नहीं किया, बट मैंने तुम्हें कह रखा है कि हर चीज तुम्हें रिवाइज करनी है। तो यहाँ देख लो जरा, यहाँ पर ये तो अपाइकल मेरिस्टम है, सबको पता है। अगर तुम ये वाला जोन देख रहे हो ना, मैं इसको रेड कर देती हूँ, तो ये पूरा जोन आगे जाकर कॉर्टेक्स बनाएगा, इसलिए इसका नाम है कॉर्टेक्स। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ध्यान रखना, ये पूरी लेयर किसकी दिखाई है, कॉर्टेक्स की। और कॉर्टेक्स के बाहर तुम्हें जो लेयर दिखाई है, इसको कोई और कलर से कर देते हैं, या 1 मिनट रुको, पहले कॉर्टेक्स को रेड कर दिया। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाहर ये जो लेयर तुम्हें दिख रही है, दिस वन, जिसको मैं पूरा ग्रीन कर रही हूँ, ये लेयर है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म यानी डर्मिस को बनाने वाली लेयर, यानी इससे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनेगा। कॉर्टेक्स से पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनेगा। ठीक है, और ये जो सेंट्रल सिलेंडर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हारे आगे जाकर वैस्कुलर बंडल्स बनेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से डिवाइडेशन हो रखा है। तो क्या आप तुम पहचान सकते हो उस डायग्राम को? देखो जरा, ए कौन सा जोन है, ये वाला कॉर्टेक्स। अब आ जाएगा मैम, अब तो आपने समझा दिया। ये कौन सा जोन है, प्रोटोडर्म। तो ऐसे तुम्हें भी समझना है ना बच्चों। वैसे तो मैम कोशिश करती हैं कि हर चीज समझा दें, बट कभी कभार पॉसिबल नहीं होता ना, कुछ चीजें रह भी जाती हैं। लेक्चर में तो सब कुछ पढ़ाया है, बट तुम्हें तो जोर आता है ना लेक्चर देखने में। जिसने देख रखा है अच्छी बात है, नहीं देख रखा चाहे मैम कितनी बार भी कह दें, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। दोनों इम्बैलेंस है। तुम जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो बिना कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाए, तो भी गलत। सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, तो भी गलत। दोनों को यू हैव टू बी बैलेंस्ड। ये लो, ये आपका शूट वाला डायग्राम है, वही सोच रही थी कि ये आएगा अगला, है ना। तो यहाँ पर ये शूट अपाइकल मेरिस्टम तो हमें पता है, बट अगेन हमें ध्यान रखना, ये तो बताया था मैंने, एक्सिलरी बड्स होती हैं। ये जो ऊपर की तरफ तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से लीव्स वगैरह बनती है, तो उसको लीफ प्राइमोर्डियम कह देते हैं। और ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये धीरे धीरे वैस्कुलर टिश्यू बनाएगा, है ना। ये अलग अलग है, इतना डिटेल में नहीं जाना हमको। तो यहाँ पर तुम बता दो, एक इसको बता रहा है लीफ प्राइमोर्डियम को, बी बता रहा है एक्सिलरी बड को, और सी बता रहा है डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू को, यानी ये सही है। ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से एकदम पक्का वाला जो क्वेश्चन होता है, पक्का मतलब कि सॉरी नॉट पक्का, डेप्थ वाला, कि तुमने अगर हर एक डायग्राम को ध्यान से देखा है तब जाके आता है, वरना अभी तक मैंने इस डायग्राम से कोई खास क्वेश्चन देखा नहीं नीट में। ठीक है, लो पहचान लो, आईसीएस प्रेजेंट है पैरेन्काइमा, थिकेंड कॉर्नर्स कॉलेनकाइमा, दिस इज फाइबर, और ये स्क्लेरीड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ चुके हैं हम। इलोंग अगर टेपरिंग एंड्स हैं तो ट्रैकीड, और अगर ब्लंट एंड्स हैं तो वेसल। ठीक है, ये जाइलम के कंपोनेंट्स हैं। ये यहाँ पर आपको सीव प्लेट दिखाई है, सीव पोर्स। देन उसके बाद ये जो पूरी है, ये पूरी क्या है, इसका लेबलिंग ही नहीं दिया। बी किसको लेबल किया है इन्होंने, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है इसमें। जहां तक मुझे लग रहा है इन्होंने बी को फ्लोएम पैरेन्काइमा से लेबल किया है। ये देखो तुम्हारी बुक में फ्लोएम का डायग्राम देखो, हाँ ये रहा, राइट। ये जो बाहर की तरफ लेयर बनाई है पैरेन्काइमा की बनाई है ना। तो बी इन्होंने फ्लोएम पैरेन्काइमा बनाया है, और ये तो आपको पता ही है कंपेनियन सेल्स, ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने से ना, चाहे हम कितनी भी बार एनसीईआरटी के डायग्राम देखें, बट क्वेश्चंस करने से हमको थोड़ा सा लेबलिंग का आइडिया और ज्यादा लग जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चंस एंड में करवाती हूँ तुम्हें। ठीक है, अब देखो ये स्टोमेटल एपरेटस पे आ गया। जो बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही हैं बाहर, वो एपिडर्मल सेल्स हैं। फिर मैंने कहा था स्पेशलाइज सेल्स दिख रही हैं, वो सब्सिडरी सेल्स हैं। फिर ये जो क्लोरोप्लास्ट सहित सेल्स दिख रही हैं, वो क्या है। अच्छा अब देखो, इसमें सी पूछा है तुमसे, सी मतलब ये डॉट, तो ये डॉट गार्ड सेल्स का नहीं है, ये डॉट क्लोरोप्लास्ट का है। तो सी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को बता रहा है, और ये क्लोरोप्लास्ट जिस सेल के अंदर है, उस सेल को इन्होंने डी कहा है, यानी वो गार्ड सेल है। तो यहाँ पे बैठ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, ये लो वैस्कुलर बंडल पहचान लो, जाइलम अलग फ्लोएम अलग, अलग अलग रेडियस पे हैं तो रेडियल। जाइलम फ्लोएम एक साथ है, बट बीच में कैम्बियम नहीं है, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। कैम्बियम है तो कॉन्जॉइंट एंड ओपन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो, लेबलिंग। अब बच्चों इसको तो तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, मुझे जहां तक लगता है ये अच्छी तरह। तो यहाँ पे तुम्हें लेबलिंग पहचाननी है। ठीक है, देखती हूँ कोई ऐसी लेबलिंग मिल जाएगी जिससे इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। ए दिखाया है इन्होंने, उसके बाद एक्चुअली बच्चों दिस डायग्राम इज नॉट क्लियर, बस मुझको ये जो इन्होंने बना रखे है ना, ये सी जाइलम समझ में आ रहा है, सी जाइलम समझ में आ रहा है। तो सी जाइलम 2 ऑप्शन में है, सी को प्रोटोजाइलम लिखा है, और बिल्कुल सेंटर में यस ई भी समझ में आ रहा है, पिथ है, ई पिथ है, तो ये रहा।
तो फिर ए ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, नहीं आते ये डिटेल एनाटॉमी वाले डायग्राम नहीं आते, इन पर तो बेस बस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम है, सबको दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये पूरा तो ग्राउंड टिश्यू है, एफ यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू है या नहीं है, एफ यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू है, ये रहा, एक ही ऑप्शन में है एफ ग्राउंड टिश्यू, बाकी किसी में भी नहीं है, बढ़िया है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर। हाँ, ये तुम इजीली पहचान सकते हो, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मोनोकॉट स्टेम, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देन लीफ की एनाटॉमी दी है तुम्हें अगेन यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा मीजोफिल बताया था मैंने अभी, इलोंगेटेड वाला, पेलिसेड, तो सी पेलिसेड है, सब में दे रखा है, डी स्पॉन्जी है, सब में दे रखा है, ठीक है, और ई स्टोमेटा है, 2 ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे तुमसे ये पता लगाना चाहते हैं कि जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन बताओ, तो देखो अगर तुमने लीफ की एनाटॉमी का डायग्राम ध्यान से देखा है तो एनसीईआरटी ने बताया है तुमको कि क्या जाइलम है क्या फ्लोएम है, ये रहा। अगर ये एक वैस्कुलर बंडल है तो इस वैस्कुलर बंडल में देखना जरा, ये जो दिख रहे हैं तुमको, ये जो दिख रहे हैं, दीज आर जाइलम, ठीक है, और जो पर्पल कलर, ये सब ये रेड कलर से जो भी बना है, और जो पर्पल कलर से पूरा दिख रहा है ये फ्लोएम। अब देखते हैं इतनी अच्छी लेबलिंग वहां है क्या, इतनी अच्छी लेबलिंग वहां कर रखी है क्या, हाँ कर रखी है बच्चों। ये जो गोल गोल दिख रहे हैं बीच बीच में हमको, इसको जाइलम लिखा हुआ है और बाकी का जो टिश्यू है उसको फ्लोएम, तो फिर ठीक है, तो हो जाएगा ए जाइलम बी फ्लोएम, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। दिस इज ऑल, ये हो गया आपके एनाटॉमी के क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है, डन। तो पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो गया, ये सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक हट चुका है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है, नीट के सिलेबस में भी नहीं है, सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर। तो एनाटॉमी हमने कर ली है कंप्लीट, होपफुली मैंने पूरी कोशिश की कि जितनी चीजें हो सके तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करा दूं। स्टिल जो भी पॉइंट एनसीईआरटी में है हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज्यादा पूछते हैं ये कम पूछते हैं, ये चीजें सिर्फ लास्ट में जब हम रिवीजन करते हैं ना कि भाई कौन सी चीजें तो रिवाइज करके जानी ही जानी है, जब हम पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते तब इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट अभी जब आपके एग्जाम में इतना सारा टाइम बाकी है तब तो आपको हर एक चीज को इक्वल इन्फ्लुएंस, मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन के साथ पढ़ना है कि यार हर चीज में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, मेरे लिए तो +4 एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब 360 आउट ऑफ 360 लाने के बारे में सोच सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ एनाटॉमी। एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, दैट इज एनिमल टिश्यू, उसके क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में किसी भी चीज से रिलेटेड नीट की तैयारी में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। ओके, गुड बाय।